स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। हम लोग बिहार बोर्ड के गोधुली भाग 2 में गद्य खंड को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग अपने पद्य खंड की सभी कविताओं को पढ़ चुके हैं। गद्य खंड में आज हम अपने क्रमांक संख्या 3 यानी चैप्टर नंबर 3 अध्याय 3 भारत से क्या सीखें पढ़ने वाले हैं, जिनके लेखक मैक्स मूलर हैं, फ्रेडरिक मैक्स मूलर। मैक्स मूलर जर्मनी के एक बहुत बड़े विद्वान थे, जिन्होंने भारतीय इतिहास का, भारतीय वेदों का, भारतीय संस्कृतियों का बहुत अच्छा अध्ययन किया है। और साहित्य की विभिन्न विधाओं में से एक विधा भाषण हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, चूँकि ये खंड, चूँकि यह रचना थोड़ी अधिक लंबी है, इसलिए यह रचना आपके सामने 2 खंडों में आएगी, ताकि आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट इसमें बना रहे और आपको पढ़ने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। इसलिए यह वीडियो थोड़ा कम ड्यूरेशन का होगा, लेकिन इसमें सभी मुख्य बातें बताई जा रही हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया यह भाषण, जिसका शीर्षक भारत से हम क्या सीखे हैं, यह उन अंग्रेज अधिकारियों को दिया गया है जिन अंग्रेज अधिकारियों ने सिविल सेवा की परीक्षा पास करके भारत में अपना योगदान देने के लिए वो चुने गए हैं। उन्हीं अंग्रेज अधिकारियों के सामने मैक्स मूलर को भाषण देने के लिए, या आप इस तरह से बोल सकते हैं ज्ञान देने के लिए भेजा गया है कि आपको भारत के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। ये लोग जो नौकरी पर जा रहे हैं भारत में, उनको क्या भारत के बारे में जानना चाहिए। एक तरह से आप इसे भारत का इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं उन अंग्रेज अधिकारियों के लिए जिन्होंने कभी भारत में कदम नहीं रखा था। ये वही भाषण है। इसलिए यहाँ हम जो भी पढ़ेंगे वह भारत के बारे में पढ़ेंगे मैक्स मूलर की नज़र में। माय डियर स्टूडेंट्स, मैक्स मूलर, जिनका पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मूलर था, उनके बारे में आइए सबसे पहले उनका परिचय लेते हैं। ये मैक्स मूलर महाराज हैं। इनका नाम है मैक्स मूलर। जन्म हुआ था इनका 6 दिसंबर 1823 को, और इनके पिताजी विल्हेल्म मूलर थे। इनके बारे में पढ़ते हैं। विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाठ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। आप चाहिए तो 1 सेकेंड के लिए वीडियो पॉज करके अपनी किताब ले सकते हैं और फिर किताब में अंडरलाइन करते चलिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला कि इनका जन्म जर्मनी में हुआ था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गांव का नाम डेसाठ था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इनका जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्या है, जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के हुए, यानी इनकी उम्र 4 वर्ष हुई, तो उनके पिता विल्हेल्म मूलर नहीं रहे। यानी इनके पिता का निधन तब हो गया था जब ये 4 वर्ष की उम्र के थे। पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। माय डियर स्टूडेंट्स, फिर आपका जानते हैं मेरा स्वभाव, ये वो लोग हैं जिसमें दयनीय स्थिति लिखने में आपसे बहुत बड़ी गलती होती है। दयनीय, इस दयनीय का अर्थ होता है दया के योग्य, यानी बहुत खराब स्थिति में चले गए थे। और जब भी शब्द दयनीय लिखा जाता है, कुछ बच्चे हैं जो दयनीय इस प्रकार लिखते हैं। ऐसे दयनीय लिखने का अर्थ होता है प्रतिदिन। दयनीय इसे भी पढ़ा जाता है, दयनीय इसे भी पढ़ा जाता है। जब आपका भाव दया का हो तो कृपया करके इस तरह दयनीय लिखा कीजिए। दयनीय हो गई, फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। परिवार की स्थिति खराब हो गई थी, लेकिन मैक्स मूलर ने पढ़ना नहीं छोड़ा। बचपन में ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे तथा लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे थे। यानी आपसे यहाँ यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैक्स मूलर जी ने किस भाषा में कविताएं लिखनी प्रारंभ की थी, तो लैटिन भाषा में इन्होंने कविताएं लिखनी प्रारंभ की थी। तो एक ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने कौन से विश्वविद्यालय में? लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। इसी समय उन्होंने कठ और केन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। मेघदूत का जर्मन पद्यानुवाद भी किया। मेघदूत कालिदास के द्वारा रचित है। कठ और केन उपनिषद हैं जिनके रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। हितोपदेश भी, ये सभी रचनाएं संस्कृत में थीं। इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया 18 वर्ष की उम्र में और इन सब का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया ताकि लोग सीख सकें। इन सभी रचनाओं में हमारे पास जीवन जीने का नैतिक उद्देश्य क्या है, नैतिक तरीका क्या है, वो हमें बताया गया है। इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। आज भी हमारे समाज में इसे पढ़ाया जाता है। मैक्स मूलर उन थोड़े पाश्चात्य विद्वानों में अग्रणी माने जाते हैं जिन्होंने वैदिक तत्व ज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना। मैक्स मूलर वैसे विद्वान हैं जिन्होंने जाना, माना भी कि मानव सभ्यता का अगर आपको सही ज्ञान जानना है तो जरा वैदिक सभ्यता में झांक कर देखिए। और वैदिक सभ्यता का जन्म भारत में हुआ है। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा है। अब यहां से दो क्वेश्चन हैं। वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया है? आंसर फ्रेडरिक मैक्स मूलर को। और वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था मैक्स मूलर को? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। उनका भारत के प्रति अनुराग जग जाहिर है। उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों की चिंतन राशि को यथार्थ रूप में लोगों के सामने प्रकट किया। उनके प्रकांड पांडित्य से प्रभावित होकर साम्राज्ञी विक्टोरिया ने, साम्राज्ञी के जगह पर यहां महारानी विक्टोरिया भी आप समझ सकते हैं, महारानी विक्टोरिया ने ये भारत के प्रति अनुराग रखते थे। भारत के प्रति इनको बहुत प्यार था। भारत की सभ्यता को पढ़ने में ये रुचि लिया करते थे। और उनकी इसी रुचि को देखते हुए महारानी विक्टोरिया ने इन्हें 1868 ईस्वी में अपने ऑसबोर्न प्रासाद का, यहां देखिएगा प्रसाद नहीं है, प्रासाद है। प्रासाद का अर्थ होता है महल। ऑसबोर्न स्थित महल में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना आदि विषयों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था। इन्हें महारानी विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में आमंत्रित किया कि सर आइए जरा आप ऋग्वेद के बारे में और संस्कृत का यूरोपीय भाषा से क्या लगाव है, क्या जुड़ाव है, इसके बारे में हमारे यहाँ भाषण दीजिए ताकि लोगों की जानकारी हो। ये सब मीटिंग्स आज भी होती हैं। आज आप उन मीटिंग्स को घर बैठे मोबाइल पर देख लेते हैं। उस जमाने में लोग एक जगह से दूसरे जगह इस तरह की मीटिंग्स अटेंड करने जाते थे ताकि ज्ञान की बढ़ोतरी हो उनकी। तो ऐसे में जब उन्हें आमंत्रित किया था तो उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान कर दी। नाइट एक उपाधि थी जो इंग्लैंड में दी जाती थी और भारत में जिस तरह से पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न इत्यादि दिया जाता है, उसी प्रकार नाइट की भी उपाधि थी। लेकिन उन्हें यह पदवी अत्यंत तुच्छ लगी। मैक्स मूलर को लगा कि मैं जिस कैलिबर का व्यक्ति हूं उस कैलिबर का ये प्राइज मेरे लिए नहीं है, इसलिए उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था। भारत भक्त, संस्कृतानुरागी एवं वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मूलर का 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में निधन हो गया। यहां से हम लोगों को ऑब्जेक्टिव मिला, सर क्या महारानी विक्टोरिया ने उन्हें नाइट की उपाधि दी थी, और क्या ऑब्जेक्टिव मिला, आखिर महारानी विक्टोरिया ने उन्हें बुलाया कहां था? तो ऑसबोर्न प्रासाद में बुलाया था। क्या करने के लिए बुलाया था? ऋग्वेद
तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना आदि विषयों पर व्याख्यान यानी भाषण देने के लिए आमंत्रित किया था और उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की थी और इनका निधन 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी को हो गया था। इन्होंने इस उपाधि को लेने से मना कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। तो ये सारे पॉइंट्स आप अपने किताब में कर सकते हैं हाईलाइट। आपकी तरक्की आपके हाथ में है, मैं केवल एक मार्गदर्शक हूँ। आपको याद करना है, आपको लिखना है। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बार बार आपको बोलते हैं आप अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं। हम लोग में से कोई भी व्यक्ति आपकी केवल मदद कर सकता है, आपको आपके लक्ष्य तक आपकी ही मेहनत पहुंचाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, भारत से हम क्या सीखें, ये कैसा क्या है, नया है, ये इस रचना के बारे में आइए देखते हैं। प्रस्तुत आलेख यानी जो आप पढ़ने वाले हैं, भारत से हम क्या सीखें। वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। यानी भारतीय सिविल सेवा हेतु पहले आईएएस आईपीएस अधिकारी जो आप बनते हैं आजकल, पहले के ज़माने में, अंग्रेजों के ज़माने में ये ब्रिटेन से चुनकर आते थे और भारत में शासन करते थे। तो इनके आगमन पर अधिकारियों को संबोधित भाषणों की एक श्रृंखला की एक कड़ी है। प्रथम भाषण का यह अविकल रूप से संक्षिप्त एवं संपादित अंश है, जिसका भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी के द्वारा इस भाषण का रूपांतरण है। मैक्स मुलर ने हिंदी में तो दिया नहीं होगा भाषण इन अंग्रेज अधिकारियों को बताने के लिए, या तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया होगा या जर्मन भाषा का प्रयोग किया होगा। इसका रूपांतरण है यह। किसने किया इसका रूपांतरण हिंदी में? तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। भाषण में मैक्स मुलर ने भारत की प्राचीनता और विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए नवागंतुक अधिकारियों को यह बताया कि विश्व को सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती है। विश्व को सभ्यता के दृष्टिकोण से भारत बहुत कुछ सिखाता है और ग्रहण करती आई है और विश्व से यह सीखती भी आई है भारत की सभ्यता। उनके लिए भी यह एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि वे इस विलक्षण देश और उसकी सभ्यता संस्कृति से बहुत कुछ सीख जान सकते हैं। यह भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि स्वदेशाभिमान के विलोपन के इस दौर में इस भाषण की विशेष सार्थकता है। नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव आदि की महत्ता का प्रामाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेगी। यानी इस भाषण से आप भी सीख सकिएगा कि हमारा भारत कैसा था। हम जो भारत को अपनी माता के समान समझते आए हैं, हम जिस भारत पर गर्व करते हैं, उसकी सभ्यता संस्कृति प्राचीन काल से कैसी रही है, वह यह भाषण बताएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम जो पढ़ रहे हैं वह गद्य खंड का तीसरा अध्याय है, जिसका शीर्षक है भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें एक भाषण है जो फ्रेडरिक मैक्स मुलर के द्वारा दिया गया है। फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था जर्मनी के डेसाठ नामक गांव में। ये जब 4 वर्ष के थे तो इनके पिताजी विल्हेल्म मुलर की मृत्यु हो गई थी। इनकी खुद की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ है। ये 18 वर्ष की आयु में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत सीखने गए थे। और क्या जाना हमने जाना कि 1868 ईस्वी में जब ऑसबोर्न प्रासाद में, ऑसबोर्न के महल में महारानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर जी को ऋग्वेद और संस्कृत के साथ यूरोपियन आदि भाषा के लगाव के बारे में, जुड़ाव के बारे में भाषण देने बुलाया था, तो उस भाषण से प्रभावित होकर उन्हें नाइट की उपाधि दी थी।
ये नाइट की उपाधि उन्होंने अस्वीकार कर दी थी। स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। इनकी अपनी पहली रचना लैटिन भाषा में थी। बोलिएगा तो हम आपके बोर्ड पर लिख भी देते हैं कि देखिए हम लोग क्या क्या सीखे। हम लोगों ने सीखा क्या कि सर हमारे जो मैक्स मूलर जी हैं, ये जो मैक्स मूलर जी हैं, इनके जीवन परिचय से हमारे लिए इस 10वीं कक्षा के लिए कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव आया। पहला, इनके द्वारा रचा गया पाठ का नाम है भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें, ये इनके द्वारा रचा गया पाठ है। इनका जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को, निधन 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। देख रहे हैं, समझ रहे हैं? चाहिए तो लिख भी सकते हैं पॉज कर करके। हम तो आपके अंगुली के गुलाम हैं सर। लिखिए ना, नचाइए ना हमको। जितना बोलिएगा उतना नाचेंगे आपके मोबाइल में। जितनी बार बोलिएगा ये चीज़ें उतनी बार आपके सामने बोल देंगे। यही तो इस मोबाइल की खूबसूरती है। इसकी इस खूबसूरती का ना फ़ायदा उठाइए। क्यों इसके द्वारा फैलाए गए जाल में फंसते हैं? इनके पिताजी का नाम विल्हेल्म मूलर था। विल्हेल्म मूलर जब ये 4 वर्ष के हुए तभी इनका जो है, इनके पिताजी का निधन हो गया। जब ये 4 वर्ष के हुए, इनकी प्रारंभिक कविताएं किस भाषा में छपी? लैटिन भाषा में इन्होंने रचनाएं की कविताओं की। किस विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़े? लिपजिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने संस्कृत की पढ़ाई की। कब पढ़ाई की? कब पढ़ाई की? जब ये 18 वर्ष के थे। इसके बाद इन्होंने जो रचनाएं की वो लैटिन भाषा में। स्वामी विवेकानंद जी ने इन्हें क्या कहा है? स्वामी विवेकानंद जी ने इन्हें कहा है वेदांतियों का भी वेदांती। वेदांतियों का भी वेदांती। वेदांतियों का भी वेदांती। स्थिरता के साथ पढ़िएगा। 1868 ईस्वी में इनको कहाँ बुलाया गया? सर ऑसबोर्न प्रसाद में बुलाया। किसने बुलाया? ऑसबोर्न प्रासाद, प्रसाद ने, प्रासाद, ऑसबोर्न प्रासाद ने बुलाया। किस लिए बुलाया? सर ऋग्वेद पर भाषण देने के लिए। ऋग्वेद पर भाषण से खुश होकर महारानी विक्टोरिया ने इन्हें कौन सी उपाधि दी? महारानी विक्टोरिया ने इन्हें कौन सी उपाधि दी? तो महारानी विक्टोरिया ने इन्हें नाइट की उपाधि दी। इस नाइट की उपाधि को इन्होंने अस्वीकार किया। नाइट की उपाधि को अस्वीकार किया। ठीक है, अस्वीकार कर दिया। किस लिए ये भाषण दिया गया? साहित्य की ये विधा जो है भारत से हम क्या सीखें, एक भाषण है। किस लिए ये भाषण दिया गया है? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। युवा अंग्रेज अधिकारी जो चुनकर भारत में अपनी ड्यूटी करने आ रहे हैं, युवा अंग्रेज अधिकारी को लिए। कितना ऑब्जेक्टिव हो रहा है? और सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव, इसका रूपांतरण किसने किया है? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी। कौन सा गांव? डेसाट। और बकर बकर कर दें, और बकर बकर कर देंगे। एक बार पीछे आइए ना, बटन पकड़िए पीछे, चो बस हम पीछे पीछे नाचते नाचते आ जाएंगे। अब फिर सुनने लगिएगा। जय बार सुनिएगा, आपको याद होगा सर। जितना बार है आपको बता दिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं भाषण क्या कहता है और स्थिरता से इसको पढ़ते हैं। स्थिरता से, इसलिए बोले 2 पार्ट में ये कहानी आपके सामने आएगी। एक पार्ट आज, एक पार्ट अगले दिन। ठीक है, आइए अब देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं। ये जो हमारा भाषण है ये कह रहा है कि सर सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे
इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो बताऊंगा कि वह देश है भारत। यदि आप मुझसे यह प्रश्न पूछेंगे कि इस धरती पर ऐसा कौन सा देश है जो सभी संपदाओं से और सभी प्राकृतिक सुंदरताओं से भरा हुआ है, ढका हुआ है, तो आप इस भूमंडल पर अगर मुझे ढूंढने के लिए बोलेंगे कि हम कौन सा देश ढूंढें, तो आपको समझ में, मेरी नज़र में ये आएगा कि भारत ही एक ऐसा देश है जो सभी संपदाओं से पूर्ण है। भारत 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 जहां भूतल पर ही स्वर्ग की छठा निकल रही है। हाँ, भारत। देखिए, एक जर्मनी का व्यक्ति भारत के बारे में कितनी सुंदर सुंदर बातें कर रहा है। भारत जहां भूतल पर ही स्वर्ग की छठा निखर रही है। यदि आप यह जानना चाहें कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया है और किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार कर उनमें से कईयों के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले हैं कि प्लेटो और कांट एक बहुत बड़े विद्वान हैं दोनों। प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिकों का अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोगों के लिए भी वे मनन के योग्य हैं, तो मैं यहां भी भारत ही का नाम लूंगा। यानी ये कह रहे हैं कि अगर आप मेरे सामने यह भी सवाल खड़ा कीजिएगा कि ऐसा कौन सा भूमंडल है जिसने मानव के इस विकसित बुद्धि का, इस विकसित मस्तिष्क का भरपूर उपयोग करके जीवन की कठिनतम समस्याओं का भी हल निकाला है, तो वह देश मैं भारत ही कहूँगा। भारत वह महान देश है जहाँ सुंदरता, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ बुद्धिमत्ता भी खूब आराम से विकसित हो रही है। ठीक है। और यदि यूनानी, रोमन और सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में ही सदा अवगाहन करते रहने वाले हम यूरोपियनों को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन का अंतरतम परिपूर्ण, अधिक सर्वांगीण, अधिक विश्वव्यापी, यूं कहें कि संपूर्णतया मानवीय बन जाए, और यह जीवन ही क्यों अगला जन्म तथा शाश्वत जीवन भी सुधर जाए, तो मैं एक बार फिर भारत ही का नाम लूंगा। यहाँ भारत का परिचय दिया है एक यूरोपीय व्यक्ति ने। क्या है भारत? भारत क्या है? तो उन्होंने परिचय देते हुए कहा है कि भैया मोरे राजकुमार, हम जो यूनान का इतिहास पढ़ते हैं, हम जो रोम का इतिहास पढ़ते हैं, हम जो सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा को पढ़ते हैं और उसे ही सबसे ज़्यादा महान मानते हैं, तो हम यूरोपियनों को ऐसा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन का अंतरतम, अधिक सर्वांगीण, अधिक विश्वव्यापी या संपूर्णतया मानवीय जीवन बनाए, हमें पूर्णता जो देगा। इन इतिहासों को पढ़ने वाले हम जो जीवन में अधूरेपन को खोकर, जीवन के अधूरेपन से तड़प कर पूर्णतया को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें यह जानना चाहिए कि भारत ही वह भूमि है जहाँ से उपजे साहित्य और जहाँ से उपजी हुई विचारधाराएं हमें पूर्णतया देंगी। पूर्णता हमें उन्हीं से मिल सकती है। तो हम भारत का यह परिचय देते हैं कि भारत हम जैसे लोगों को पूर्णता देता है, भारत का साहित्य हम जैसे लोगों को पूर्णता देता है। जो लोग आजकल के भारत में घूम कर आए हैं, उन लोगों को अधिकतर भारत के कलकत्ता, बम्बई, मद्रास या ऐसे दूसरे शहरों की ही याद है, जबकि मेरा अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थों में भारत के नागरिक, ग्रामवासियों की ओर ही रह रहा है, क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन वहीं हो सकते हैं। लेखक के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन भारत के गांव में ही हो सकते हैं। मैक्स मूलर इस बात को मानते हैं कि अब वो अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोगों ने भारत का चक्कर लगाया है, लेकिन ये लोग केवल कलकत्ता, बंबई, मद्रास, जिसे आज के डेट में चेन्नई कहा जाता है, मुंबई कहा जाता है, कोलकाता कहा जाता है,
कलकत्ता, बंबई, मद्रास जैसे बड़े शहरों को भारत मानते हैं, जबकि मेरा विचार है कि अगर आपको असली भारत के दर्शन करने हैं तो यहाँ के नागरिकों से मिलिए, ऐसे नागरिक जो ग्रामवासी हैं, जो गांव में रह रहे हैं। सच्चा भारत गांव में ही निवास करता है, ये बताया है लेखक मैक्स मूलर ने। ठीक है, अब इसके आगे 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों? आज का भारत भी ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए भी उतना ही वांछनीय है। केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। यहां ये कह रहे 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों? 2-3 हजार वर्ष पहले नहीं जाइए, आज का भारत, आज यानी जो ये भाषण दे रहे हैं उस समय का, आज का भारत भी अनेक ऐसी समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए भी उतना ही वांछनीय है। केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। ये सीख दी है इन्होंने उन अंग्रेज अधिकारियों को कि आप जो प्रशासन की कमान संभालने वाले हैं, उस भारत में कई सारी कमियां हैं। वो कमियां 2-3 हजार वर्ष पुरानी है ऐसी नहीं है, वो कमियां आज की कमी है और इनके सुधार की आवश्यकता है। सुधार चाहिए और आप सुधार सकते हैं, और जब आप उन कमियों को सुधारेंगे तो इसमें आपका अपना भी भला होगा। यदि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है तो उसके विकास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा। यदि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में, यानी यदि आपको किसी विशेष क्षेत्र में काम करना है, आपको लगता है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा काम करें कि मेरे मरने के 100 साल के बाद भी लोग मुझे याद करें कि हाँ, इस व्यक्ति ने कोई काम किया था, तो आपके लिए भारत में पर्याप्त अवसर है। आप अगर चाहते हैं कि कृषि के क्षेत्र में काम करें तो आपके लिए भारत में पर्याप्त अवसर है। आप चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी मकान निर्माण, चरित्र निर्माण, आप जिस चीज में चाहिए आपके पास आपकी अभिरुचि का समूचा बाजार भारत में मिलेगा, जहां आप उसे विकसित कर सकें। यदि आपने उन बड़ी बड़ी समस्याओं में रुचि ली हो जिनके बारे में आपने यहाँ के श्रेष्ठतम विचारक सोच विचार किया करते हैं, तो आपको अपने भारत प्रवास को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र से निर्वासन समझ लेने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आपको जो पढ़ाया गया है यहाँ भारत के बारे में, आप उसमें भी रुचि रखते हैं, तो आपके लिए वहाँ जाने पर कोई परेशानी नहीं होगी। भारत आपका हमेशा सहयोग करेगा। यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आपको भूविज्ञान ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो हिमालय से लेकर श्रीलंका तक का क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है। खोजिए न, जितना खोजना है, जितना विकास करना है कीजिए न सर। आप क्यों शोषण के बीच? यहां मैक्स मूलर सलाह दे रहे हैं कि आप विकास की दृष्टि लेकर जाइए, शोषण की दृष्टि लेकर नहीं जाइए। यदि आप वनस्पति जगत में विचरना चाहते हैं तो भारत एक ऐसी फुलवारी है जो हकर्स जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। बहुत बड़े वनस्पति जगत में वनस्पति वैज्ञानिक हुए हैं हकर्स, तो कहते हैं कि अगर आपको भी पेड़ पौधों में इंटरेस्ट है तो भारत में बहुत बड़ी फुलवारी है। यदि आपकी रुचि जीव जंतुओं के अध्ययन में है तो आपका ध्यान श्री हेकल की ओर अवश्य होगा, जो इन दिनों भारत के कांतारों की छानबीन के साथ ही भारतीय समुद्र तट से मोती भी बीन रहे हैं। श्री हेकल ये भी एक बड़े विद्वान हैं। अंग्रेज को प्रेमचंद के बारे में थोड़े उदाहरण देगा, अंग्रेज को रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में थोड़े उदाहरण दिया जाएगा, अंग्रेज को वर्मा सर के बारे में थोड़े बताया जाएगा।
अंग्रेज को जब बताया जा रहा है तो उन्होंने जिन जिन विद्वानों का नाम सुना है उन्हीं के बारे में न बताएंगे, उन्हीं का न रेफरेंस लिया जाएगा। इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि आप श्री हेकल को देखिए न साहिब, आप इनको बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं, इनको भी तो देखिए, ये अभी भी भारतीय समुद्र तट से मोती बीन रहे हैं। भारत का यह निवास काल उनके जीवन के सबसे सुनहले सपने की साकारता जैसा है। यदि आप नृवंश विद्या में अभिरुचि रखते हैं तो भारत आपको एक जीता जागता संग्रहालय ही लगेगा। नृवंश यानी पुरानी चीज़ों में जो दबी हुई चीज़ें हैं, आपको लगेगा कि इसके अंदर तो कितनी सारी खजाने दबे हुए हैं। खजाना इन द सेंस जानकारियाँ। यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं, अगर आपको प्राचीन चीज़ों से प्रेम है, तो यदि आपने यहाँ रहते हुए पुरातत्व के उत्खनन द्वारा एक प्राचीन चाकू या चकमक या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने के आनंद का अनुभव किया हो, तो आपको जनरल कनिंघम की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए और तब भारत के बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों अथवा विहारों के ध्वंसावशेषों को खोद निकालने के लिए आपका फावड़ा आतुर उठेगा। भारत आपके लिए एक बहुत बड़ा कैनवास है। कैनवास यानी चित्रकारी का बहुत बड़ा पर्दा है। आप इस पर जैसा चित्र चाहिए वैसा चित्र खींच सकते हैं। मैक्स मूलर ऐसा अपने अंग्रेज अधिकारियों को बोल रहे हैं और ये सारी बातें आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी सच हैं। वो कहते हैं कि जाइए ना सर, आपको बहुत चीज़ें पुरानी चीज़ें खोजने का शौक है, तो जनरल कनिंघम के अध्यक्षता में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उसमें हिस्सा लीजिए ना। देखिए ना सर, देखिए ना, खोद के पूरी हड़प्पा सभ्यता निकाल दी भारत की जमीन से, खोद कर पूरा नालंदा विश्वविद्यालय निकाल दिया जमीन से। ये उन्होंने बहुत पहले कह दिया था नालंदा विश्वविद्यालय की खोज से पहले ही मैक्स मूलर ने, कि आप जो जा रहे हैं, आप अंग्रेज अधिकारी जो बनकर जा रहे हैं, आपके लिए वहाँ बहुत उपलब्धियों का बाजार है। यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए लगाव है तो भारत भूमि में ईरानी, कोरियन, थ्रोसियन, पार्थियन, यूनानी, मैकेडोनियन, शकों, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होंगे। जब वारेन हेस्टिंग्स, ये भी बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव है, जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था तो वाराणसी के पास उसे 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। तो कितने सिक्के थे? 172। ये क्वेश्चन आता है। वारेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के यह समझकर भिजवा दिए कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी, और इस प्रकार वह स्वयं को अपने मालिकों की दृष्टि में एक महान उदार व्यक्ति प्रमाणित कर देगा। वारेन हेस्टिंग्स को जब 172 सोने के सिक्कों से भरा वह घड़ा मिला तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भिजवा दिया, यह सोचते हुए कि जब हम इस सिक्कों से भरे हुए घड़े को पहुंचाएंगे तो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी वाला हमसे बहुत खुश होगा और देखिएगा कि क्या। लेकिन उन सिक्कों के साथ क्या हुआ ये देखिए। किंतु उन दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं की यही नियति थी कि कंपनी के निदेशक उनका ऐतिहासिक महत्व समझ ही न पाए और उन्होंने उन मुद्राओं को गला डाला। जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटा तो वे स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। अब यह आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में कभी ना होने दें। यानी मैक्स मूलर कहते हैं कि अगर उन सिक्कों का अवलोकन किया जाता तो हो सकता था कि भारत के किसी इतिहास के एक और पन्ने का पटाक्षेप होता, एक और पन्ना खुलता। लेकिन वहाँ तो सोना का सिक्का शब्द निकल गया, सोना गलाकर सोना बना लिया गया। लेकिन ये सिक्के कैसे थे,
किसके थे, अगर वारेन हेस्टिंग्स ने इसके बारे में पता लगाना चाहा होता तो आज भारत के इतिहास में एक और पन्ना जोड़ता और हम जानते कि भारत में कैसे कैसे लोग रहे हैं। यही सीख इन्होंने यहाँ अंग्रेज अधिकारियों को दी है कि अगर आपको भी कभी मिल जाए तो आप इसे इस तरह से नहीं बर्बाद करेंगे। दैवत विज्ञान पर भारत के प्राचीन वैदिक दैवत विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है, उसके फलस्वरूप संपूर्ण दैवत विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हो गया है। किंतु बावजूद इसके कि सच्चे दैवत विज्ञान की एक आधारशिला रखी जा चुकी है, इस विज्ञान की व्यापक रूपरेखाएं अभी निर्मित होनी है और यह कार्य जितने सही ढंग से भारत में हो सकता है, अन्यत्र कहीं नहीं। यानी हमारी वैदिक दैविक सभ्यता को भी आप प्रमोट कर सकते हैं। मैक्स मुलर ने ऐसा हमारे अंग्रेज अधिकारियों को कहा है। नीति कथाओं के अध्ययन के क्षेत्र में, नीति कथाओं के अध्ययन के क्षेत्र में भी भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही हैं। हमारे यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है, किंतु यहाँ भी अनेक समस्याएं ऐसी हैं जो अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रही हैं। हमारे पास भी कई सारी कहानियां, कविताएं हैं जो प्रतीक्षा कर रही हैं, समस्याओं को समाधान को ढूंढने की प्रतीक्षा कर रही हैं, और कई सारी कहावतें हैं जिनका प्रमुख स्रोत बौद्ध धर्म माना गया और बौद्ध धर्म भारत में जन्म लेता है। ये वह भूमि है। उदाहरण के लिए देखिए सर, शेर की खाल में गधा की कहावत को ही ले लीजिए। यह कहावत सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध एवं प्राचीनतम दार्शनिक प्लेटो के क्रटिल्स में मिलती है। तो क्या यह कहावत पूर्व से उधार ली गई थी? और इसी प्रकार हम न्योले या चूहे से संबंध उस नीति कथा को भी ले सकते हैं जिसे एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिया था। एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिया था, किंतु जो एक चूहे को देखते ही तत्काल उसकी ओर आकृष्ट हो गई थी। यह भी संस्कृत की एक कथा से सवांश में मिलती जुलती एक कहानी है, किंतु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यह कहानी यूनान में कैसे पहुंची और वहां ईसा पूर्व 4वीं सदी में ही स्टूटिस की कहानियों में स्थान कैसे पा गई। इस क्षेत्र में भी अभी बहुत काम करना होगा। यहाँ यह उत्सुक कर रहे हैं अधिकारियों कि आप जा रहे हैं भारत में, आपके पास ताकत है, आप प्रशासन के क्षेत्र में आपके पास ताकत है सर, आप पता कीजिए ना कि शेर की खाल में गधा या चूहे की ओर आकृष्ट होने वाली जो उस महिला की कहानी हमारे यूनान में प्रचलित है और ईसा पूर्व 4वीं सदी से प्रचलित है, वो यूनान में पहुंची कैसे? आप पता कीजिए महाराज, ठीक है? और जब आप पता करेंगे तो हो सकता है इतिहास में आपका नाम भी जुड़ेगा, एक नई रास्ते की खोज होगी। यानी आप खोज में भी जा रहे हैं, आप केवल प्रशासन संभालने नहीं जा रहे हैं, आप खोज में भी जा रहे हैं। समझे? अब आगे हमें इससे भी और अधिक प्रत्न युग में प्रवेश करना होगा। प्रत्न युग में प्रवेश करना क्या है? वहां भी भारत तथा पश्चिम की अनेक दंत कथाओं में आश्चर्यजनक अनुरूपताएं मिलेंगी। यद्यपि अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये दंत कथाएं पूर्व से पश्चिम को अथवा पश्चिम से पूर्व को गई, तथापि यह असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो चुका है कि सोलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के ओफिर से निर्यात की बात बाइबल में
कही गई है वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं ला जा सकती। यानी हम आपको अगर बात करेंगे तो आप पूरब और पश्चिम में भी संबंध देख सकते हैं और यह भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये आगे बढ़ेंगी, हमारा संबंध बढ़ेगा। और यह मान लेने का भी कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि भारत तथा फारस की खाड़ी और लाल सागर व भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध कभी बिल्कुल ठप हो गया था। यहाँ तक कि शाहनामा के रचना काल 10वीं-11वीं शताब्दी में भी बंद नहीं हुए थे। भारत के साथ यूरोप के ये व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे, ऐसा शाहनामा में उजागर है। और शाहनामा में उजागर है, इसका मतलब है कि भारत का संबंध पूरे विश्व से कभी न कभी रहा है। आप जा रहे हैं, जाइए, जा रहे हो तुम एक ऐसे क्षेत्र में जहां तुम्हें खोज करने का मौका मिलेगा, जहां तुम्हें खुद का निर्माण करने का मौका मिलेगा। ठीक है, इसको यहीं पर रोकते हैं। इसके आगे का भाग अगले दिन में चलेगा। ये लंबा गद्य है, इसे जितना छोटा छोटा करके पढ़ेंगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले पार्ट में।